सो स्टूडेंट्स, ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है अपने से, अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स एंड देन जॉइन पैरेलली टू ईच अदर, देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे एक वायर को लेना है और उस वायर का लेंथ है एल एंड इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स, 5 इक्वल सेगमेंट्स। एंड ईच सेगमेंट्स, जितने 5 सेगमेंट्स हमारे पास है, उन पांचों को वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम पैरेलली एंड देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इमेजिन दैट दिस इज द वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर, जिसको हमें डिवाइड करना है कितने पार्ट में, 5 इक्वल पार्ट्स में। ओके, सो लेट अस से इस वायर को हमने 1 2 3 4 5 ऐसे 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किए, इक्वल पार्ट में। तो हर एक का लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बट ऑब्वियस हर एक का लेंथ हो जाएगा l by 5। तो यहाँ पे ईच सेगमेंट विल बी ऑफ लेंथ l by 5। नाउ व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस? नाउ वी हैव स्टडीड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। सो if I decrease the length by factor 1 by 5, the resistance also decreases by 1 by 5. So the length 1/5 hoga, then resistance also becomes 1/5. So the resistance of this small segment will be R by 5. Now there are 5 such segments. Okay, so say this is segment 1, so this is segment 2, so this is segment 3, so this is segment 4, so this is segment 5. Now all 5 are being connected in parallel combination and every segment has a resistance of R by 5. Okay, now I want to find what is the equivalent resistance. So for parallel combination, students, for parallel combination, we know that the equivalent resistance is R by N if we have N number of equal resistors connected in parallel and each resistor having the value of R. So I am going to use this formula to solve this. So R equivalent कितना आएगा students? So each resistor, हर एक का resistance कितना है, R by 5, and how many resistors there are? 5. So this becomes R by 25. It's a very simple question to solve. R by 25 are the answer. Okay. Now coming to the next question, दीपक सर solve करेंगे next question के लिए। सर ओके, तो ये क्वेश्चन है प्रॉपरली मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है और क्वेश्चन में ये बोला है कि एक आपके पास 1000 kg का ब्लॉक है और ये आगे जा रहा, मान लो कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड। ये है आपकी इनिशियल सिचुएशन। आपने इसी 1000 kg के ऑब्जेक्ट में के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास कितना है, 200 kg। और क्वेश्चन में बोला है कि मास रखने के बाद ये दोनों साथ साथ जाने लगते हैं। अच्छा, बहुत ऑब्वियस ही बात है कि अगर इसके ऊपर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो फाइनल स्पीड क्या होगी, हम लोग को फाइंड आउट करना है। इस फाइनल स्पीड को मैं v बोल देता हूँ और ये v ढूंढना है हम लोग को। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम देखें तो मास इनटू वेलोसिटी 1000 into 6 should be equals to final momentum। सिंस ये दोनों साथ साथ मूव करें, उनकी वेलोसिटी सेम है तो इनको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ मैं। 1000 plus 200 will be 1200 kg multiplied by velocity v dash। और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा v dash is equals to 5 मीटर पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे सर बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था यार, ये तो मोमेंटम वाला बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया सर। ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन बनाया। पिछले वाला क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल था भाई अपना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई अपना। ठीक है, जेई को सीटी बना दिया लगता है। अब ये सर जो क्वेश्चन आया है अपना, ये थोड़ा सा जेई लेवल का लग रहा है सर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो बहुत बढ़िया है। हमारे पास एक सर्किट अपने को दिया हुआ है। अच्छा, सर्किट में क्या दिया अपने पास एक 10 वोल्ट का बैटरी है एंड बैटरी से हमने क्या कनेक्ट किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक व्हीटस्टोन नेटवर्क जैसा कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, व्हीटस्टोन नेटवर्क जैसा कुछ नजर आ रहा है अपने को यहाँ पे, और बीच में कैपेसिटर है 150 माइक्रोफैराड की। ठीक है, तो सर्किट कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट रीड्रॉ द सर्किट। बढ़िया क्वेश्चन है ये, कुछ ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि जेई लेवल का है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े कुछ क्वेश्चन आए हैं ढंग के।
अदरवाइज प्रीवियस दो क्वेश्चन आपने नोटिस किया होगा, बहुत ही इजी टू डू क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल से रहते हैं। अच्छा सर्किट क्या है सर, सर्किट में हमारे पास देखो यहाँ पे एक 10 वोल्ट का बैटरी है, सही। अब इस 10 वोल्ट के बैटरी के साथ हमने एक यहाँ पर व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन सर्किट जैसा कुछ हमने कनेक्ट करके रखा है यहाँ पर। ओके, तो इधर एक रेजिस्टेंस है, व्हाट्स द वैल्यू 6 ohms। ओके, दिस अनदर रेजिस्टेंस हियर, क्या वैल्यू है भाई, द वैल्यू इज 1 ohm। ओके, देयर इज रेजिस्टेंस हियर व्हिच इज लेट अस से 2 ohm दिया अपने को, और यहां पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑफ 4 ohm, और इन्हीं के बीच में इधर हमने कैपेसिटर ज्वाइन किया है स्टूडेंट्स। कैपेसिटर कितना है, 150 माइक्रो फराड का है। ओके, तो ये क्वेश्चन अपने पास है। अब इसमें हमें फाइंड करना है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट वाला चार्ज सर अपने को निकालना है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू रिमेंबर दैट इन स्टेडी स्टेट द कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन स्विच। ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अगर ये आपके दिमाग में आ गया ना, ये दिमाग में अगर आपके चमक गया ना ये स्टेटमेंट, तो मतलब आप समझ लेना कि प्रॉब्लम अपना क्या हो गया भाई, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे हमको स्टेडी स्टेट में निकालना है, तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन स्विच। तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूंगा बच्चा, क्या करूंगा, वापस से रीड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो रीड्रॉ करके सर्किट क्या बनेगा देखो। तो अगर मैंने रीड्रॉ किया, सो आई एम नॉट ड्रॉइंग दिस पार्ट, आई एम ड्रॉइंग ओनली दिस मच पार्ट। तो अगर हमने ड्रॉ किया वापस से, तो ये अपना 6 ohm, ठीक है, यहां पर आया अपना 4 ohm, इधर आया अपना वापस से 1 ohm, और इधर बैठ गया अपना 2 ohm, सही है। सो इट्स लुक्स लाइक, सो इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, इसको ऐसे कर देता हूं मैं, इट लुक्स लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज। बट क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, नहीं। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, अगर मैं इसको R1 लेता हूं, R2, R3, R4, तो R1 अपॉन R2 कितना आया, अगर मैं R1 इसको लेता हूं, इसको मैं R2 लेता हूं, इसको मैं R3 लेता हूं, इसको मैं R4 लेता हूं, सही है। तो अगर मैं रेशियो लू R1 अपॉन R2 कितना आ रहा है, 6/1 दैट इज 6। R3 बाई R4 अगर लू तो 4/2 विच इज 2, तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा ब्रिज बेटा बैलेंस नहीं है। तो ब्रिज बैलेंस नहीं है। अच्छा वैसे भी हमें यहाँ पे ब्रिज बैलेंस से कोई लेना देना नहीं था, बस खाली एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मुझे मेक श्योर करना था कि ब्रिज बैलेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा अब सपोज कर लो कि यहां से जो करंट आ रहा है बेटा आए, यहां से करंट कितना आ रहा है आए। अब जैसे करंट आए यहाँ पे पहुंचेगा, वो दो पार्ट में क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ से करंट आया यूं ऐसे इस पॉइंट पे आया, ये एक जंक्शन का काम कर रहा है पॉइंट पे, यहाँ पे करंट हमारा स्प्लिट हो गया। दैट इज ऊपर से जो करंट गया दैट इज I1, नीचे से जो करंट गया दैट इज I2, सही। यहां से I1 गया, यहां से I2 गया। अब बस मुझे ये I1 I2 का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद अपना चार्ज आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 and 4 बचा लो, 6 and 4 आर कनेक्टेड इन सीरीज। आप बोलोगे सर कैसे, अरे सिंपल है ना भाई, I1 इधर से फ्लो करेगा, इधर से भी फ्लो करेगा, तो दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है I1, तो सीरीज में हो गए। I2 इधर आया, फिर I2 इधर भी फ्लो करेगा, तो मतलब ये दोनों भी किस में आ गए बच्चा लोग, सीरीज में आ गए। सेम करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये भी सीरीज में हो गया, ये भी सीरीज में हो गया। तो वापिस से मैं सर्किट को रीड्रॉ करूंगा, तो सर्किट क्या बनेगा, ऊपर एक रेजिस्टेंस आएगा, 6 और 4 सीरीज में हो गए, तो टोटल कितना आ गया भाई 10 ओम। नीचे 1 ओम और 2 ओम अपना सीरीज में आ गए, तो नीचे कितना बन गया भाई अपना 3 ओम। तो ये सर्किट सिंप्लीफाई होके कुछ यूं बन चुका है, कुछ ऐसा आ चुका है। तो यहां से वापिस से करंट आए, इट स्प्लिट्स इन टू पार्ट, यहां पर करंट I1, यहां पर करंट I2, फिर दोनों फ्लो करेंगे, वापस यहाँ पे करंट आए, ऐसा हो गया। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका, 10 और 3, 10 और 3 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया अपना, आर इक्विवेलेंट विल बी, सॉरी मैं जरा इसको इरेज करता हूं, या इक्विवेलेंट निकालते बेटा, 10 और 3 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा। सो आर इक्विवेलेंट में इधर सॉल्व करता हूं बेटा, आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो अपने को आएगा 10 इंटू 3 अपॉन 10 प्लस 3 विच इज 30/13 ohms। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, सो अब सर्किट में आप देखो कि यहां पर एक 10 वोल्ट का बैटरी है, और उसके साथ में मैंने एक सिंपल सा रेजिस्टेंस लगाया है, तो सर्किट बहुत ही सिंप्लीफाई हो चुका है स्टूडेंट्स, सर्किट बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया है, 30/13 सिंपल, ये सर्किट बन गया अपना। तो टोटल करंट कितना आएगा, व्हाट इज टोटल करंट, सर टोटल करंट विल बी टोटल वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
तो टोटल वोल्टेज है 10, इक्विवेलेंट है अपना 30/13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये गया 13/3, ओके, 13/3 एम्पियर। सो टोटल करंट इज 13/3 एम्पियर। अब ये 13/3 एम्पियर करंट बच्चा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में, सही है। ये जो टोटल करंट अपना I है 13/3, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2, ये दो में डिवाइड हो रहा है। अब I1 I2 का वैल्यू अपने को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमको पता है टोटल करंट I इज I1 प्लस I2, ये अपने को पता है, वी नो दिस, ठीक है। दूसरी बात, ये जो 10 ओम है, ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें से I1 का करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ध्यान से देखना, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, डायरेक्ट हमको आंसर पता है इसका, 10 वोल्ट सर, 10 वोल्ट, क्योंकि इसको हमने सीधा सीधा किससे कनेक्ट करके रखा है, बैटरी से। देखो ये पैरेलल में ना भाई, ये दोनों पैरेलल में, हमने क्या सीखा कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो यहाँ पे 10 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई यहां पर मान लेते हैं वोल्टेज है V1, सो V1 इज I1 इंटू R1, सॉरी I1 इंटू R1, तो I1 होगा अपना, सॉरी माय बैड, सो I1 होगा अपना V1 बाय R1, तो वोल्टेज कितना है भाई 10, रेजिस्टेंस कितना है भाई 10, तो करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, I1 की वैल्यू मिल गई अपने को 1 एम्पियर। तो मतलब ऊपर से मतलब इस वाले ब्रांच से, बचा लो ये वाले ब्रांच, यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई 1 एम्पियर। अब नीचे से कितना जाएगा, बहुत ही सिंपल है, हमको पता है I इज I1 प्लस I2, तो I2 क्या होगा, I2 होगा भाई अपना I माइनस I1, टोटल करंट कितना है भाई अपना 13/3, माइनस 1 करेंगे तो आंसर सिंपली क्या आएगा 10/3, I2 आ गया अपना 10/3। मतलब नीचे वाले ब्रांच से करंट कितना जा रहा है सर, नीचे वाले ब्रांच से करंट जा रहा है 10/3 एम्पियर का, सही है। तो अभी तक हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक फटाफट रिकैप बता रहा हूं मैं, देखो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सबसे पहले बोला कि कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। फिर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल रेजिस्टेंस से हमने फिर टोटल करंट निकाला, टोटल करंट निकालने के बाद हमने I1 I2 निकाल लिया। अब इसका फायदा क्या होगा, I1 I2 हमने निकाल लिया। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि हमें यहां पे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है वो मालूम पड़ जाएगा बच्चा। अब शायद से आप लोग यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैंने इतना लंबा ये सब जो काम है वो क्यों किया। देखो भाई हमको चार्ज फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू वी होता है, चार्ज इज कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। अब कैपेसिटेंस तो मुझे पता है कितना है 150 माइक्रोफैराड, तो मुझे सिर्फ क्या जानना है कि इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज क्या है, बस वही वोल्टेज मैं निकालने वाला हूं, तुरंत अभी फटाफट आ जाएगा अपना। ओके, तो चलो अब यहां पर ये वाला जो पॉइंट है बेटा, देखो ये वाला पॉइंट यहां पर, ये थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा कुछ यहाँ पे दिक्कत ना हो, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे आपको कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ये 6 ओम वाला है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये दो पॉइंट पे हमको वोल्टेज निकालना है, ठीक है। अच्छा ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 10 वोल्ट का बैटरी इधर कनेक्ट हुआ है बेटा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा भाई 10 वोल्ट, क्लियर है ना, सेम वायर है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट, तो ये वाला पॉइंट भी कितना हो गया 10 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज मुझे नहीं पता इस पॉइंट का, तो मैंने क्या ले लिया बेटा एक्स, क्या लिया भाई मैंने एक्स, ओके। अब वोल्टेज इस करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ये तो हम जानते ही ओम्स लॉ। वोल्टेज यानी क्या होगा भाई अपना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। यहां पर पोटेंशियल कितना है सर 10, यहां पर पोटेंशियल कितना है x, तो दोनों का डिफरेंस कर लिया 10 माइनस एक्स। करंट कितना फ्लो रहा है इस ब्रांच से बेटा, ये वाले ब्रांच से बेटा, ये वाले ब्रांच से, यहां से करंट फ्लो रहा था I1, भूलना नहीं अपने को भूलना नहीं है, I1 कितना है सर, I1 है 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है भाई अपना 6, तो भाई x का वैल्यू कितना आ गया भाई 4, x कितना आ गया अपना 4, मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है भाई 4 वोल्ट। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी मुझे निकालना है, ये वाले पॉइंट पे, तो मान लो ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं पता, यहाँ पे पोटेंशियल क्या ले लिया भाई मैंने y, सेम फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओ, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अगेन क्या पोटेंशियल रहेगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस y। करंट कितना फ्लो रहा है ये वाले ब्रांच से I2, यहां से करंट फ्लो रहा है बेटा I2 की वैल्यू मैंने निकाली है 10/3, और रेजिस्टेंस कितना है भाई यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 ओम 1, तो y क्या रहेगा, सो y विल बी 10 माइनस 10/3, आंसर आएगा 20/3 वोल्ट। तो यहां पर वोल्टेज है बेटा, इस पॉइंट पर वोल्टेज है 20/3, सॉरी यहाँ पे लिखना 20/3, क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे पोटेंशियल आ गया 4, यहाँ पे आ गया 20/3। अब सिंपल है, Q is C into V। आओ भाई, चार्ज इज कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस कितना है बच्चा अपना 150, कैपेसिटेंस कितना है भाई अपना 150, तो यहाँ पे डाल दो 150 माइक्रोफराड, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना दिया है भाई अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई 20/3 माइनस 4, 20/3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा भाई अपना 150 10⁻⁻⁶, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा है बट हो जाएगा, इंटू 20/3 माइनस 4। ओके, कितना हो जाएगा भाई, ये इसको सॉल्व कर लो, तो दिस विल बी 8/3, ठीक है, दिस इज 50, तो आंसर कितना आएगा भाई अपना 8 इंटू 5 400 माइक्रो कूलम, तो अपना ऑप्शन आएगा थर्ड 400 माइक्रो कूलम। तो ये एक क्वेश्चन लगा मुझे बेटा कि जो जेई लेवल का है, आप देख सकते हैं सोल्यूशन भले थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये एक्सप्लेनेशन में इतना गया है ताकि आप प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को समझ सके कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब इतना डिटेल में आपको पेपर में थोड़ी ना सॉल्व करना है, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो भाई खाली समझाने के लिए इतना बड़ा है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट को बहुत ही छोटा रखना है, लिमिटेड रखना है, हर एक पॉइंट अपने को यहाँ पे दिखाना नहीं है एग्जाम के अंदर, आप भी जानते हैं भाई। तो अपने को खाली कुछ कुछ स्टेप्स को उड़ा भी सकते हैं हम लोग, कुछ चीज बहुत ऑब्वियस थी आपने भी नोटिस किया रहेगा, तो कुछ स्टेप्स को हम यहाँ पे उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगेन आई हैंड ओवर टू दीपक सर। दीपक सर, अरे सर ये तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ सर, ये जेई लेवल का है सर, ये पहला क्वेश्चन लगा सर जेई लेवल वाला। बोल सकते हैं जेई लेवल का। हाँ सर, ये जेई लेवल का है सर, है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, थर्मोडायनामिक्स से बेस्ड है। और क्वेश्चन में बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। एक ऑब्जेक्ट का मास 0.08 केजी है और उसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज गिवन एज 0.17 किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 5 डिग्री से बढ़ाया उन्होंने, तो उसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितने से चेंज। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ आइडियल गैसेस है। सो बाकी चीजों का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो उनके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। इफ वी आर कंसिडरिंग ओनली द आइडियल गैसेस, तो उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है NCV डेल्टा T। यहाँ पे आपका N नंबर ऑफ मोल्स होता है और CV आपका होता है मोलर हीट कैपेसिटी। बट यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी नहीं देके रखी, हमें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देके रखी है। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो MSV डेल्टा T। M is mass and S is specific heat capacity at constant volume। तो उसी वाला फॉर्मूला यूज कर लेना और अपन को आंसर मिल जाएगा। तो मास दे के रखा है 0.08, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो भाई आंसर अपन को जूल्स में चाहिए और यहाँ पे कैलोरी में दिया है, तो जूल से कैलोरी में हम लोग को कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो SB को मैं लिख देता हूँ 0.17 इंटू किलो इज 10⁻³ इंटू कैलोरी को कन्वर्ट करेंगे जूल में, इट विल बी 4.18 एंड अगला आइटम अपना डेल्टा T आ रहा है, तो डेल्टा T 5 डिग्री सेल्सियस है। जब मैं इस कैलकुलेशन को करूंगा तो मेरे को आंसर कुछ तो 284.2 जूल आता है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था। आगे चलते हैं प्रतीक। हाँ यार, डायरेक्ट ज्यादातर क्वेश्चन सर हम देख रहे हैं कि सब फॉर्मूला बेस्ड ही है, बस यहाँ पे थोड़ा यूनिट कन्वर्जन का हम लोग को ख्याल रखना था। और ये फॉर्मूला मेनली लोग को पता नहीं होता है, ठीक है, कि स्पेसिफिक हीट से मोलर हीट कैपेसिटी और कन्वर्जन जो है ना, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। बाकी तो सिंपल, बाकी सर सिंपल ही था एकदम, फॉर्मूला बेस्ड, खाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, कन्वर्जन करना है, बस अपना आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स बस यही मैं भी आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि मोस्टली जो क्वेश्चन इस बार आए हैं आप जैसे देखेंगे तो ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ओके, कुछ जगह पे मैं कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, जैसे दीपक सर ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट या ये फॉर्मूला बहुत कम लोग को पता होता है, कॉन्फिडेंस को पता है, जो जिनको पता है उनके लिए बहुत ही सिंपल सा लल्लू सा क्वेश्चन है। चले आगे बढ़ते हैं फिर स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या, अरे भाई ये भी तो और सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो बस ऐसा समझो कि भाई एक बॉलर ने आया फुल टॉस आपको दिया, बोले ले भाई मार ले छक्का, ये वाला क्वेश्चन है भाई। मतलब अगर ये नहीं हो पाया तो मतलब भाई फिर छोड़ ही दो यार, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है भाई, ये तो मैं बोलूंगा यार महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल के क्वेश्चन भी है भाई, एकदम सिंपल है। क्या है भाई, टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर, सिंपल बात है, किसकी बात हो रही है भाई,
बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, एक मिनट बच्चा, हाँ बात किसकी हो रही है बेटा, सर बात हो रही है इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स का, सही है, कितने हैं, दो, कितने हैं, दो, केप्ट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है भाई, तो सपोज कर लो ये एक वायर है, सॉरी बच्चा, मैं वापस इसको आई जस्ट रीड्रॉ इट अगेन, ओके, हाँ आई रीड्रॉ इट अगेन, तो ये हमारे पास जो ऐसे वायर है, स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, सही है, केप्ट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई साहब, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, कैरिंग इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो इधर आओ, हाँ वापस करेंगे, अरे क्या हो रहा है भाई इसको, पगला गया लगता है ये भी, हाँ तो ये क्वेश्चन, ये करंट आए, यहाँ भी करंट क्या आए, दोनों करंट मैंने क्या लिया बेटा, आए, अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है अपने को, सही है, और सेम मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर, तो यहाँ पे भी करंट है भाई अपना 10 एम्पियर, और यहां पर भी करंट कितना है भाई साहब अपना 10 एम्पियर, दोनों जगह पे करंट 10 एम्पियर है, क्या बोला है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द पैरेलल, अच्छा यहां पर बच्चा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, इन बिटवीन बोला गया है, बिटवीन मतलब यहां पे सीधा सीधा बोल रहे हो लोग, मिड पॉइंट पे ले लो, ठीक है, मिड पॉइंट पे लेना है अपने को, मिड पॉइंट पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अच्छा क्या डिस्टेंस लेंगे भाई, तो अगर ये मिड पॉइंट पे आ गया, मान लो ये पॉइंट है ओ, मिड पॉइंट पे अगर आ गया तो डिस्टेंस क्या लेंगे बेटा, सिंपल है ना यार, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, यहां से 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस यहां से कितना होगा भाई साहब 5 सेंटीमीटर, सिंपल है, तो यहाँ पे दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर है, मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है एट सेंटर पॉइंट ओ, अब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर द मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये अपना फॉर्मूला है भाई, सही, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में बचा लोग, नेक्स्ट स्टेप में आओ, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये वाला कंडक्टर जिसको मैं कंडक्टर 1 बुलाऊंगा, इसको मैं कंडक्टर 2 बुलाऊंगा, तो कंडक्टर 1 की मैग्नेटिक फील्ड B1, कंडक्टर 2 का मैग्नेटिक फील्ड B2, B1 B2 का डायरेक्शन निकालना है, अब डायरेक्शन निकालने के बाद सब जानते हैं राइट हैंड थंब रूल हमको लगता है, तो इमेजिन अ कंडक्टर, गिर जाता भाई अभी कंडक्टर मेरे हाथ से, तो भाई ये जो कंडक्टर है हमारे राइट हैंड में, देख लो भाई मेरा राइट हैंड है, यूं किया भाई मैंने, तो थंब देगा डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई लगाता हूं, ये देखो थंब ऊपर की तरफ, तो पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, उंगलियां देखो अंदर जा रही है सर, अभी देखो अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर तो जा रही है सर, जानी भी चाहिए सर, नहीं जाती तो इज्जत खराब हो जाती है तो B1 अंदर जा रहा है भाई, ठीक है, तो अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं हम लोग, अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं, क्रॉस में बनाते हैं, क्रॉस में बनाते हैं सर, तेजा मैं हूं, मार्क किधर है वो याद आ गया सर, तो B1 अंदर की तरफ जा रहा है भाई, अच्छा B2 देखते हैं, करंट नीचे, तो पॉइंट ओ पे अगेन करंट नीचे, करंट नीचे, करंट नीचे, करंट नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन कहां जा रही है, अंदर, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कहां जा रही है बेटा, अंदर, तो अगेन तेजा मैं हूं, मार्क इधर है, तो B2 का डायरेक्शन भी क्या हुआ, अंदर हुआ सर, ठीक, अच्छा अब इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब बहुत सिंपल है भाई, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी भाई, सेम डायरेक्शन में, तो पॉइंट ओ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, B1 प्लस B2, सही, अच्छा B1 का फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R1 ले लेता हूं डिस्टेंस, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R2 ले लेता हूं डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस जो है इसको मैं R1 ले लेता हूं, इसको मैं R2 ले लेता हूं, अब आप देख सकते हैं R1 R2 सेम है, ठीक है, तो यहां पर आएगा डिस्टेंस सेम, करंट सेम, तो 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, भाई समझे, भाई करंट सेम डिस्टेंस सेम, करंट सेम डिस्टेंस सेम, तो 2 टाइम्स हो गया ना, बराबर, अब भाई सब्स्टिट्यूट करना है, 2 टाइम्स म्यू नॉट का वैल्यू जानते हैं 4 पाई 10 रेज़ टू -7, करंट कितना है भाई 10, नीचे क्या है 2 पाई, डिस्टेंस क्या लेंगे 5 सेंटीमीटर, वी गोइंग टू टेक 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 10 टू द पावर -2, स्टूडेंट मिस मत करना, कई बार मैंने देखा है भाई बच्चे लोग बड़े खुशी खुशी से 5 सेंटीमीटर लिख के आते हैं, लेकिन कन्वर्जन जो है वो भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, तो भाई कन्वर्जन का ध्यान रखना, सिंपल सिंपल गलती ना हो भाई, एक गलती आपकी दुनिया बदल सकती है, चलिए आइए 2 पाई 2 हो जाएगा भाई, ये ऊपर कितना हुआ 4, 40/5, ठीक है 40/5, पावर देख लेते हैं भाई, -2 पर गया +2, 10 रेज़ टू पावर -5,
5 8 जा तो आंसर कितना आ रहा है भाई 8 इंटू 10 रेज टू पावर -5 टेस्ला। लो भाई ऑप्शन डी अपना क्या हो गया भाई करेक्ट। तो ये भी आप देखिए फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल सा लॉजिक अपने को लगाना है, डायरेक्शन चेक करना है, ऐड करना है। मुझे लगता है ना सर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा दम है, क्योंकि मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में मुझे कोई भी दम नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं सर आगे, शायद क्या पता हो जाए आगे सर। देखते हैं सर, अभी मैकेनिक्स का क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई देखिए प्रतीक सर, अरे सर मैकेनिक्स तो ऐसा- सर करा दिया लोग ने। ऐसा सवाल पूछा है जेई में, मुझे तो ये सीटी लेवल का भी नहीं लग रहा है। अरे सर ठीक है तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। उन्होंने बोला कि भाई एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे के रखा है, और फिर हमसे पूछा है भाई उस पार्टिकल की वेलोसिटी 5 सेकेंड में निकालो। तो बेसिक सा फॉर्मूला, वेलोसिटी इज ds अपॉन dt। इस फॉर्मूला को एक बार पढ़ते हैं। वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अपन को डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये रखा अपना डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएट कर देते हैं। टी वैसा ही रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, अगला टर्म 4t दिख रहा है तो +4 ऐसे आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और कांस्टेंट अपना बेचारा अकेला पड़ा तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली मेरे को वेलोसिटी मिलेगा 6t + 4। अगर मैं यहाँ पे केयरफुली नोटिस करूँ तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं टाइम की अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी भी अलग अलग मिलेगी। तो मुझे कौन से टाइम की वेलोसिटी चाहिए? 5 सेकेंड की, मतलब यहाँ पे टाइम की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 6 × 5 विल बी 30 + 4 80। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन सर आप सही कह रहे थे सर, जो पेपर 2 वाले क्वेश्चन आए हैं सर बढ़िया है, मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन सर इधर ललुआ है सर, उल्टा पे छक्के मार दो वाला सीन है सर। बात तो सही है। ये थोड़ा बढ़िया सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, जेई लेवल का लग रहा है भाई। क्या बोल रहा है अपने को? अपने को बोला कि एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 रेज़ टू पावर -6 माइक्रोकूलम प्लेस एट द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो फटाफट हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई ये अपना वाई एक्सिस, सॉरी स्टूडेंट मैं वापस इसको बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं भाई अपना वाई एक्सिस, सही है, और लेट अस से ये है भाई अपना एक्स एक्सिस, सही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसी के ओरिजिन पे हमारा चार्ज रखा हुआ है। तो लेट अस से ये अपना चार्ज है, यहाँ पर ओरिजिन पे रखा हुआ है। चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ Q, और वैल्यू कितनी दी है बेटा 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम, यानी कि 1 माइक्रोकूलम, सॉरी 10 रेज़ टू पावर -6 माइक्रोकूलम, ओके माय बैड। तो 10 रेज़ टू पावर -6 माइक्रोकूलम का ये चार्ज है। ओके, ये चार्ज है भाई 10 रेज़ टू पावर -6 माइक्रोकूलम का। हमको बोला फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच इज दिस पॉइंट एंड एक्सिस आर इन मीटर। तो 2 पॉइंट फ्रंट अपने को दिया हुआ है, एक का कोऑर्डिनेट दिया √3, दूसरे का दिया है √6, 0। तो मान लो बेटा वो पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, सही है। इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए बेटा अपने को √3, सही। एक दूसरा पॉइंट है बी, मान लो ये बी पॉइंट है, इससे कोऑर्डिनेट क्या है बेटा √6, 0। अच्छा, अब इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कहां पर रहेगा, अपना x एक्सिस पर रहेगा। तो मैं इसको प्रॉपरली यहां पर x एक्सिस पे ड्रॉ कर देता हूं, सॉरी या, तो ये पॉइंट यहां कहीं पर रहेगा, पॉइंट बी क्या है भाई, अगेन भूल गया सेस √6, 0। ये दो पॉइंट अपने को दिए इसमें। अब इन दोनों पॉइंट का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी, यानी कि सिंपली वीए माइनस क्या निकालना है बेटा अपने को, वीबी, ये अपने को डिटरमाइन करना है। तो बहुत सिंपल है बेटा, पहला वीए निकालो, वीबी निकालो, दोनों को माइनस कर दो, कहानी खत्म। तो पहले मैं फाइंड आउट ये करूंगा कि ये वाला चार्ज अपना जो है वो पॉइंट ए के ऊपर कितने का पोटेंशियल बना रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, तो V = K/Q/R। आपको याद है सिंगल चार्ज के लिए ये अपना फॉर्मूला होता है K/Q/R। R क्या भाई अपना डिस्टेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं कहता हूं, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है अपना RA, सही ना, चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए RA। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बेटा मैं क्या बोलने वाला हूं, बट ऑब्वियस इसका नाम क्या रहेगा, RB। तो पहले बेटा मैं RA और RB निकाल लेता हूं। अब RA मैं कैसे निकालूंगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल है, अपने को कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बराबर, तो मैं इसको पोजीशन के टर्म में लिख सकता हूं। तो पोजीशन के टर्म में क्या आएगा, √3i कैप प्लस √3j कैप
ऐसे कर सकता हूँ उसको मैं, और फिर इस पोजीशन वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ। तो ये तरीके से भी आप कर सकते हो बेटा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। दोनों तरीके से आप सॉल्व करेंगे बेटा, आपको पॉइंट या सॉरी डिस्टेंस जो है वो सेम मिलने वाला है। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है रूट थ्री आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट में रूट थ्री का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। तो कितना होगा बेटा? ये 3 प्लस 3 मतलब कितना आएगा? रूट 6 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई बेटा मेरे को? आर ए की वैल्यू मिल गई। अब ये लॉजिक लगा के मैं किसका वैल्यू निकालने वाला हूं? आरबी का वैल्यू निकालने वाला हूं बेटा। तो आरबी निकाल लेते हैं। तो अगेन आरबी को मैं पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखूंगा? रूट 6 आई कैप प्लस 0 जे कैप। सही है। मैग्नीट्यूड निकालता हूं भाई मैं इसका, तो ये आएगा अंडर रूट में रूट 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो आंसर सिंपली क्या आएगा अपने को? रूट 6 मीटर। मतलब आप देख सकते हैं बेटा आर ए और आरबी दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। तो देखो अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम लॉजिक से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते बैठोगे जबरदस्ती तो टाइम वेस्ट करोगे। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाई आर। तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस आर ए आर बी भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू क्या रहेगा? पोटेंशियल एट बी। क्यों? बिकॉज बोथ क्यू एंड आर सेम और आर इक्वल, जो भी आप बोल ले। तो इसलिए वी ए वी बी हो गया, इक्वल हो गया। तो अगर दोनों इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? वी ए माइनस वी बी का वैल्यू क्या आएगा भाई? जीरो। तो पोटेंशियल सेम हो गया। तो भाई अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? जीरो। आंसर मार्क किया भाई हमने जीरो। तो सर थोड़ा सा एक समझा, इसमें मजा नहीं आया। हाँ तो सर तो बोलेंगे सर, तो मैकेनिक्स का जो हाल है तो फिर बोला ही जाएगा सर ये तो फिर तो सर ये बोला ही जाएगा। अब मैकेनिक्स का क्वेश्चन देख रहे मालूम पड़ रहे सर। तो अब ये रोटेशनल का थोड़ा क्वेश्चन है। क्या बोला इन्होंने कि एक आपके पास स्क्वायर है जिसके साइज है 2 मीटर, और हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो एक बार मैं डायग्राम बना ही लेता हूँ। तो मैं इसका 3 डायमेंशनल व्यू बना रहा हूँ ताकि अपन लोगों को चीजें थोड़ा इमेजिन होने लगे। तो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे हम लोगों ने ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स रखे हैं। सबका मास सेम है। कितने कितने किलो? तो भाई 1 किलो के 1 केजी 1 केजी लिखने का भी मन नहीं है 1 केजी। और क्वेश्चन में ये बोला कि देयर इज वन एक्सिस व्हिच इज passing perpendicular to the plane of the square and it is passing through one of the vertices। तो कोई भी फेवरेट वर्टाइस चूज कर लो आप, मैं तो इसको फेवरेट मानता हूँ। तो एक एक्सिस अपना ऐसे पास हो रहा है, ये एक पार्टिकल से पास हो रहा है और उसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, और हमें इसी एक्सिस के बाद पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना हो तो सिंपल सा लॉजिक है, सिस्टम के हर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली निकालो और सबको ऐड कर दो। और हम लोग ये जानते हैं कि भाई अगर किसी एक्सिस से पार्टिकल जिसका मास m है r डिस्टेंस दूर है तो उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस का वर्क होता है mr स्क्वायर, where m is mass and r is perpendicular distance of particle from the axis। वैसे उस परपेंडिकुलर के यहाँ पे कोई जोड़ उन्होंने किया नहीं है। पहले मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करता हूँ। ऑब्वियसली फर्स्ट पार्टिकल तो एक्सिस पे ही रखा है तो उसका डिस्टेंस जीरो, और अगर डिस्टेंस जीरो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है जीरो। Let's find out the moment of inertia of this particle। इसका जो moment of inertia होगा, मास है इसका 1 kg m r स्क्वायर, और इस पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस आई थिंक 2 है क्योंकि स्क्वायर के साइड पे 2 का स्क्वायर दैट इज 4, इट इज गोइंग टू बी 4 kg मीटर स्क्वायर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं। इसका भी एक्सिस से डिस्टेंस 2 ही है, सेम मास है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 4 आएगा। लेकिन अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इसका एक्सिस से डिस्टेंस 2 नहीं है, एक्सिस से डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम लोग को थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस लगा सकते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये वाली साइड हो जाएगी रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू बी 2 रूट 2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m व्हिच इज 1 into r स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 into 2, इट इज गोइंग टू बी 8। तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने इंडिविजुअली निकाल लिए हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो पूरे सिस्टम का मिल जाएगा। तो हो गया 4 4 8 और 8 16, जीरो है। तो ये राइट आंसर।
सर बहुत खतरनाक क्वेश्चन था सर, ये तो इतना डेंजर सम था सर, मैं तो मेरे को लगा सर सॉल्व नहीं होना सर मेरे से। मैं भी घबरा गया था सर, हाँ जेई सर, में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। फिर सर नहीं नहीं सर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या है सर, वो तो सब ये क्वेश्चन है सर, यही तो क्वेश्चन है, इसी से तो बच्चे आईआईटी जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन जब आएंगे। नहीं सही बोल रहा हूँ ना भाई, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए सर तो बच्चे आईआईटी जाएंगे तो जाएंगे, कंफर्म जाएंगे सर, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है सर, क्या पता सर खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदल ले। देखते सर, देखो अभी ये मजा है, हमको पता नहीं आगे क्या है भाई, चलो ठीक है ना, बच्चों लोग तैयारी करके आए, कोई तैयारी वैयारी नहीं हुई है भाई, अभी हमारे सामने क्वेश्चन डाल दिया, दे दिया, वो सॉल्व कर लो भाई, ठीक है, कोई कुछ है नहीं सर, छोड़ दिया हमको भगवान भरोसे, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे सर, ये तो मॉडर्न फिजिक्स है। अरे सर मॉडर्न फिजिक्स एकदम खतरनाक क्वेश्चन सर, देखो तो सॉल्व नहीं होना सर मेरे से, मेरे को डर लग रहा है सर अभी, अब बच्चे ही करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज रेडियस आर। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने को क्या दिया है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में, यहाँ पे n का वैल्यू, थर्ड ऑर्बिट है, n का वैल्यू क्या होगा बेटा 3, सो n इक्वल टू 3 में रेडियस कितना है r, व्हाट विल बी रेडियस इन फोर्थ ऑर्बिट। सर देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर, ये बहुत तगड़े से सॉल्व होगा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट इसमें लगने वाला है, दिल थाम के बैठना, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि कहीं पढ़ा नहीं होगा आपने, देखो बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम, सही कि नहीं, हाइड्रोजन एटम के लिए ये होता है ना भाई n स्क्वायर, और अगर हाइड्रोजन लाइक हुआ तो उसके लिए हम n स्क्वायर बाई z भी ले लेते हैं, बट ठीक है फिलहाल हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन है, सीधा सीधा हम ये ले लेंगे। देख लो सर कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला है सर, अब वही है सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बच्चे पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे तो आईआईटी पहुंच ही जाएंगे सर, यही तो क्वेश्चन रिक्वायर्ड होता है। चले तो रेडियस इन फोर्थ ऑर्बिट डिवाइड बाय रेडियस इन थर्ड ऑर्बिट विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, द क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द फोर्थ अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ थर्ड द होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4 अपॉन 3 द होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 16/9। सो रेडियस इन फोर्थ विल बी 16/9 ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड, थर्ड ऑर्बिट के रेडियस को कितना लिया है भाई वो लोग ने, कैपिटल आर, तो आएगा 16r/9। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे सर ने सॉल्व किया, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे सर क्या मांग रहे हैं भाई, थोड़ा लाइक कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, ज्वाइन कर लो, ऐसे भारी भारी सब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और ऐसे हम आईटी जाएंगे, तो दुआ करो, प्रार्थना करो कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन जेईई में आते रहे और ऐसे हम सॉल्व करते रहे और हमारा आईटी जो है एडवांस क्लियर हो जाए भैया, पहुंच जाए हम लोग, सही कि नहीं सर? सही है सर, सही है। हाँ देखा सर, मैं बोल रहा हूँ सर डिफिकल्ट क्वेश्चन आती है सर। चलिए सर आगे चलते हैं हम लोग, है ना। देखते सर अभी क्या होगा सर। अरे तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर अर्थ की डायमीटर आधी हो गई, कीपिंग द मास कांस्टेंट, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो रेशियोज यूज कर लेंगे हम लोग, G2/G1 इज इक्वल टू जी के फॉर्मूला में देखा जाए तो ये कैपिटल जी कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेशियोज में। मास भी आपका चेंज नहीं हुआ, मतलब ये भी रेशियो में आएगा, सीधा सीधा आपका जी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो G2/G1 इधर लिखा है तो और उल्टा करेंगे, आई विल राइट R1/R2 और सिंस R का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो फर्स्ट केस की रेडियस अगर मैं R मान लूं तो सेकंड केस की रेडियस हो जाएगी आपकी R/2, तो G2 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 पर जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और G2 इक्वल टू अगर मैं G1 को उधर लेके जाऊंगा तो 4 टाइम्स G1 आएगा। तो सेकंड केस का जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फर्स्ट केस की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते कितने टाइम्स हो गया है, 4 टाइम्स। इजी क्वेश्चन। चलिए हाँ सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सर अगेन। सर बहुत मजा आ रहा है सर, मैं भी सोच रहा हूँ सर कि मैकेनिक्स चालू कर दूं सर मैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो सर वहीं आ रहे हैं सर, अब क्या बताए सर, चलिए आगे बढ़ते भाई अगले सवाल की तरफ। अरे बाप रे, मैग्नेटिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड 4 टेस्ला मेक्स एन एंगल 60 विद परपेंडिकुलर टू लूप
has been removed from the magnetic field region within 10 seconds. Find the average induced EMF in the loop in 10 seconds in volts. ठीक है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अपना ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज इंड्यूस्ड EMF हमको निकालना है. ठीक, तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक मिनट ना स्टूडेंट्स, हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाएंगे फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. सही है, विथ लेंस लॉ, विथ लेंस लॉ. तो क्या इक्वेशन है बेटा, तो हम जानते हैं E विल बी इक्वल टू माइनस n ऑफ डी फाई बाय डी टी. स्टूडेंट ये अपना इक्वेशन होता है फैराडे लॉ का, अप्लाइंग लेंस लॉ, मतलब लेंस लॉ लगाने के बाद. ठीक है, तो हमको स्टूडेंट सबसे पहले निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, डी फाई बाय डी टी अपने को निकालना है. डी फाई बाय डी टी निकालने के लिए सबसे पहले अपने को फ्लक्स निकालना पड़ेगा. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए इंटू क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा. तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं निकालता हूं इनिशियल फ्लक्स. सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इनिशियल फ्लक्स, मतलब जब ये मेरा लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तब. क्या फॉर्मूला रहेगा सर, बी ए कॉस थीटा. तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है अपने को, 4. एरिया कितना दिया है अपने को, एरिया कितना दिया है अपने को, a magnetic field having 4 dimension angle 60 perpendicular to loop has been removed from magnetic field region of 10 सेकंड. फाइंड द एवरेज EMF इंड्यूस इन 10 सेकंड्स. ठीक है, टाइम अपने को दिया है, एरिया अपने को नहीं दिया है, तो यहां पर हम एरिया को जो है वो मान के चलेंगे, क्योंकि एरिया अपने को नहीं दिया है तो हम लोग उसको यूनिट एरिया ले लेंगे, इनटू कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 डिग्री. तो ये हो जाएगा 4, और फिर कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी भाई, कॉस 60 की वैल्यू होगी हाफ. तो सिंपली आंसर कितना आएगा, 2 वेबर आएगा. ठीक है, फाइनल फ्लक्स की बात करते हैं. तो फाइनल फ्लक्स क्या होगा, देखो भाई हमने लूप को जो है वो हमने निकाल. तो स्टूडेंट्स आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है लेकिन कंसेप्चुअल है. यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने को लगाना पड़ेगा, मतलब जरा से भी अगर आपने लापरवाही बरती तो ये भाई ये क्वेश्चन अपने हाथ से चला गया. सही है, तो वो क्या बोलता है भाई क्वेश्चन अपने को कि अ प्रोटॉन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो हमारे पास एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन की वेलोसिटी कैसी है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है. ओके, प्रोटॉन की, हाँ, प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो कैसी है भाई साहब, कांस्टेंट है. ये सबसे पहला कीवर्ड है बेटा अपना, जिस पे अपने को फोकस रखना है, ध्यान रखना है. कांस्टेंट मतलब जो चेंज होने वाली नहीं है. अब वो एक ऐसे रीजन से पास हुई, इट इज पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी. सो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. स्टूडेंट लेट अस एनालाइज दिस स्टेटमेंट फॉर अ मोमेंट. 2 मिनट के लिए स्टेटमेंट को जरा हम एनालाइज करते हैं. अगर वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी 0, इसका मतलब एक्सीलरेशन डेफिनेटली क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए. समझ रहे हैं आप. सो एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, सो एक्सीलरेशन इज 0. Okay, now if E and B represents the electric and magnetic field, then which is the incorrect option? Again स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन अपने को ढूंढना है, करेक्ट वाला नहीं. अमूमन जनरली क्या होता है, हमको आदत पड़ी है कि हम लोग करेक्ट ऑप्शन के पीछे आते हैं. वी ऑलवेज हैव दिस हैबिट ऑफ गोइंग आफ्टर द करेक्ट ऑप्शन. सो इनटू मतलब हमारे दिमाग में बैठ गया है, तो कभी कभार क्या होता है इनकरेक्ट विषय बोल के दे पुट अ गुगली फॉर अस, तो हमें उस गुगली में नहीं फंसना है. ठीक है, चलो लेट्स एनालाइज ऑप्शन वन बाय वन. सो द फर्स्ट ऑप्शन सेज E0 B0. नाउ दिस इज अ प्रीटी सिंपल केस. इफ E0 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू E वाला वो भी क्या हो जाएगा बेटा, 0. अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0 हो रही है. दूसरा, अगर B0 हुआ तो FB फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड QEB साइन थीटा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा अपना 0, मतलब इसकी भी एक्सीलरेशन क्या आ गई अपनी 0. ठीक है, मतलब E0 B0 में एक्सीलरेशन क्या है, 0. तो ये करेक्ट ऑप्शन है. हमको क्या चूज करना है बेटा, इनकरेक्ट. अगेन कंफ्यूज मत होना, इनकरेक्ट चूज करना है. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. आइए बी को एनालाइज करते हैं. तो ऑप्शन बी जो है अपना, लेट मी चेंज द कलर, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा कि क्या चल रहा है. तो बी जो अपना ऑप्शन है बोलता है E0 एंड B इज नॉट इक्वल टू 0. अब अगर E इक्वल टू 0 हुआ तो अगेन सेम कहानी, E0 अगर हुआ तो यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई अपना, 0. एक्सीलरेशन 0 हो गया. तो एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुई, 0. अच्छा, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो है बेटा, नॉट इक्वल टू 0 है.
अब b नॉट इक्वल टू 0 है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0। अब बोलोगे कैसे, तो मैं बोलूंगा ऐसे कि भाई मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा होता है बेटा। तो अब यहाँ पे तो अपने को कोई एंगल दिया नहीं है वो लोग ने, तो हम ये एंगल कंसिडर कर सकते हैं कि भाई मान लो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पर पैरेलल निकले, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल निकले, v एंड b आर पैरेलल, तो थीटा अपना क्या हो गया बेटा, 0। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई अपनी, 0। आई बात समझ अपने को। तो सेकंड ऑप्शन में भी ये पॉसिबिलिटी है कि हमें एक्सीलरेशन क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है। सही है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, E इज नॉट इक्वल टू 0 बट B इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहीं पे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। E इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा मतलब डेफिनेटली पार्टिकल के पास क्या रहेगा, एक्सीलरेशन रहेगा, सॉरी एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब यहां पर पार्टिकल के पास डेफिनेटली एक्सीलरेशन है, तो यहां पर हमारा जो मेन पॉइंट है इक्वल टू 0 वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब अपना ऑप्शन क्या है, सी। डी को अपने को एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इससे अपना टाइम वेस्ट होगा। तो जैसे कि अपना फट से आंसर आ गया, फिर वहीं पे खत्म हो गया, आगे बढ़ने की अपनी कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सम था, बस यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल में कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ। ठीक है, क्या लगता है दीपक सर, कैसा था ये क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन तो काफी ट्रिकी था, मतलब बच्चे आसानी से फंस सकते थे इस क्वेश्चन में। सही है सर, सारे केसेस को थोड़ा ढंग से एनालाइज करना चाहिए था। चलिए सर आप लोग अब देखते सर मैकेनिक्स वाला जस्टिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। और यहाँ पे ये बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक लेक के बॉटम पे लेके गए, 20 मीटर नीचे लेके गए, और प्रेशर की वजह से उस ऑब्जेक्ट का स्फेरिकल बॉल का साइज चेंज हो गया। In this case we have to find out the fractional change in volume। बोले तो fractional change in volume मतलब हमको क्या चाहिए भाई, डेल्टा V अपॉन V। इस चीज की वैल्यू हम लोग को निकालनी। तो हम लोग ये जानते हैं कि आपका जो स्ट्रेस होता है दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। So in case of volumetric deformation, stress is change in pressure। वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बल्क मॉडुलस बोलते हैं, बीटा सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और स्ट्रेन आपका होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहां से मेरे को फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। अब चेंज इन प्रेशर, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को h हाइट नीचे लेके जाऊं किसी लिक्विड में, तो उस h हाइट नीचे जाने पे प्रेशर चेंज आता है रो जी एच का, ये फ्लूइड मिक्स हुआ यहाँ पे, अपॉन बी। अब डाल देते हैं, आई थिंक लेक में तो पानी ही होगा, तो पानी का डेंसिटी यूज करेंगे, इट इज गोइंग टू बी 1000। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे हिसाब से 10 लेने को बोला है, और हाइट उन्होंने मतलब डेप्थ कितना नीचे जा रहे हैं हम लोग 20 दे के रखे, अपॉन बल्क मॉडुलस आपका कितना है 5 इंटू 10⁻²। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर 4 आ जाएगा, और ये 12 है, और यहाँ पे 4 जीरो और हैं, दिस इज गोइंग टू बी 4 इंटू 10⁻⁻8। और क्वेश्चन में ये बोला कि ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 10⁻⁷। जब मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करूंगा, अल्फा की जो वैल्यू आएगी इट इज गोइंग टू बी 0.4। सो ये अपना ऑप्शन ही करेक्ट है। बढ़िया समझा सर। अगेन मैकेनिक्स हमेशा की तरह वो लोग ने सिंपल ही रखा है, सिंपल ही रखा है सर, कुछ बोल नहीं सकते सर। सिंपल ही रखा गया है सर, सिंपल ही चल रहा है भाई मैकेनिक्स। तो बच्चा लोग जैसे आप देख सकते हैं कि इस पूरे सीरीज में, इस वाले पूरे सेक्शन में जो मैकेनिक्स वाला टॉपिक था वो कितना सिंपल रखा गया है। ठीक है,
तो कुछ ऐसे पेपर्स मिलते हैं स्टूडेंट्स जहां पर कोई सेक्शन को बहुत ही इजी कर देते हैं, ठीक है। पिछले कुछ साल से जितने भी जेई के पेपर्स आ रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सेक्शन होता ही होता है जहां पर आपको बहुत ही इजी, या मैं कहूं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है, बस आपका फॉर्मूला क्लियर है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, सम का आंसर लेके आओ, मार्क करो, 4 मार्क्स लेके जाओ। तो जैसे इस पेपर में मैकेनिक्स बहुत इजी जा रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे सर, आगे वाला क्या सीन है। लेट्स सी। सर ये है बढ़िया क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन बढ़िया है सर, ये जेई लेवल का क्वेश्चन कुछ आया ना भाई। तो अब समझते भाई, ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है बच्चा लोग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो टू बी वेरी फ्रैंक ये जेई लेवल का है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट्स, उनमें से ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ठीक है। यहाँ पे लगेगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लगेंगे सारे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी फॉर्मुलेज वगैरह है वो सब, ठीक है। चले, क्या बोलता है अपने को, क्या चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस आर। इस स्टेटमेंट को जरा हम समझते हैं स्टूडेंट्स, एक एक से बारी बारी से थोड़ा समझते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऑन अ रिंग, ठीक है। तो सपोज कर लो वी हैव अ रिंग हियर, ओके, सपोज वी हैव अ रिंग हियर, सॉरी माय बैड, ओके सॉरी माय बैड, लेट मी, हाँ चलो, तो वी हैव अ रिंग हियर स्टूडेंट्स, ओके। ये अपना यहाँ पर क्या आ गया बेटा, रिंग आ गया, सही है। अब ये अपना सेंटर ओ हो गया, और ये इतना रेडियस इक्वल टू क्या है बेटा, आर। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमको बोला कि चार्ज क्यू को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब इस पूरे रिंग के ऊपर हमारे पास कौन से टाइप का चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना दे रखा है बच्चा लोग अपने को, क्यू, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। another charge plus q is now placed at the center of the ring। तो इस सेंटर ऑफ द रिंग पे एक और चार्ज हमने रखा है प्लस q। पूछा है फाइंड द टेंशन इन द रिंग, रिंग में टेंशन आ रहा है भाई, टेंशन बताओ, टेंशन क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट ये टेंशन, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, सिंपल बात करेंगे, सिंपल फिजिक्स को रखेंगे। सो वी हैव अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हियर, ओके, सो देयर आर मल्टीपल चार्जेस हियर, और यहाँ पे सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या होगा इनके बीच में, तो बेसिक इंस्टिंक्ट हमारे दिमाग में आएगा, अरे सर ये पॉजिटिव, बीच वाला पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इनके बीच में क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। आई बात समझ अपने को, तो इनके बीच में आएगा भाई रिपल्शन। तो ये जो चार्ज अपना प्लस क्यू है वो इस रिंग के चार्जेस क्या करेगा, रिपेल करेगा। साथ ही साथ में इस रिंग के ऊपर जो चार्जेस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए बेटा लोग, ये जहां पे मैंने ड्रॉ किया है पॉजिटिव चार्जेस, इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, ये चार्जेस भी रिपेल करेंगे। तो उसके वजह से भी रिंग के अंदर क्या क्रिएट होगी, टेंशन क्रिएट होगी बच्चा लोग। तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं कि दो टाइप के फोर्सेस इन्वॉल्व है, एक कौन सा फोर्स जो ये सर छोटा चार्ज इनके ऊपर लगा रहा है वो, और दूसरा ये चार्जेस आपस में जो रिपल्शन कर रहे हैं उसके वजह। तो इसी को थोड़ा सा अपने को डिटेल में जाके एनालाइज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं अगेन इस रिंग को रीड्रॉ करूंगा, लेट अस रीड्रॉ इट अगेन। और अब मैं इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करूंगा, स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग में कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो मैंने इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा पार्ट क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो मैं उस छोटे पार्ट को ही वापस से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑन द रिंग, एक छोटा सा आर्क के फॉर्म में ऐसा अपना एक मैंने सेक्शन कंसिडर कर लिया रिंग का, ठीक है। सेंटर को मत भूलना स्टूडेंट्स, सेंटर नहीं भूलना, मकसद नहीं भूलना, ठीक है। प्लस क्यू, प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा आओ यहाँ पे अभी, अब ये इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, तो यहां पर एक थीटा बनेगा अपना एंगल, सही है, थीटा अपना एंगल। लेटर से इस सेक्शन पर, ये जो मैंने छोटा सेक्शन लिया है, लेटर से इस सेक्शन पे कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। लेटर से यहां पर जो चार्ज है वो डी क्यू का है, कितना चार्ज है बेटा, डी क्यू, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सेंटर पे एक चार्ज है, हमारे पास यहां पर सेंटर पे एक चार्ज है प्लस क्यू, और ये रिंग का एक छोटा सा हिस्सा स्मॉल पार्ट है, वो क्या है भाई अपना डी क्यू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चार्जेस यहां पर है स्मॉल सेक्शन के ऊपर है, इनके बीच में होगा बेटा रिपल्शन, जिसके वजह से इस रिंग के अंदर एक टेंशन सी क्रिएट होगी। अब वो टेंशन मैं आपको बताऊं वो टेंशन कैसा रहेगा, तो अगेन ये ऐसा मैं बनाता हूं। अब ये टेंशन का डायरेक्शन पता है कैसा रहेगा स्टूडेंट, द टेंशन विल बी द टेंजेंशियल टू द
सरफेस ऐसा रहेगा, टेंजेंट रहेगा, टेंजेंट ऐसे। तो यहाँ पे मान लो टेंशन टी, यहाँ पर मान लो टेंशन टी, ठीक है। अगेन वापिस से अपना जो सेंटर वाला पार्ट है उसको नहीं भूलना है, तो ये अपना यहाँ पर पॉइंट ओ और यहाँ पे अपना चार्ज भी है प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा एक सेक्टर जैसा यहाँ पे कुछ सीन क्रिएट हो रहा है, सेक्टर जैसा कुछ सीन क्रिएट हो रहा है, जैसा हमने सर्कल में पढ़ा है सेक्टर, ठीक है। अच्छा कितना एंगल है अपना यहाँ पे, थीटा का अपना एंगल, थीटा का अपना यहाँ पर एंगल है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, आई यूज दिस। यहां से मैं एक एंगल बाइसेक्टर बेसिकली ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा एक मैं एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, सही है। जिसकी वजह से ये वाला जो एंगल है ये हो गया थीटा बाई 2 और ये वाला एंगल भी कितना हो गया बेटा अपना थीटा बाय 2। सो अपने दो एंगल यहां पर बन गए थीटा बाई 2 के, ओके। अब ये टी को बेटा मैं रिजॉल्व करूंगा, अब इस टी को रिजॉल्व करने की बारी आ गई, टी को रिजॉल्व करने की बारी आ गई। तो यहां पर एक कंपोनेंट, यहां पर एक कंपोनेंट, ठीक है। अब थीटा कैसा ले, इधर देखो, थीटा कैसा ले, इधर देखो, इधर देखो, ये जो जेड दिख रहा है आपको, जेड, जेड दिखा, अरे जेड दिखा, थीटा बाई 2, तो ये भी क्या होगा अपना थीटा बाई 2। और अगर ये थीटा बाई 2 है तो एंगल की सिमेट्री की वजह से ये वाला एंगल भी क्या रहेगा अपना थीटा बाई 2। सेम लॉजिक यहां भी लगा बेटा, देखो यहां पर अपना बन रहा है जेड, ठीक है ना, यहाँ पे अपना सिगमेंट, इसको मैं रिजॉल्व कर लूं पहले, पहले ये इधर, ये इधर, ठीक है। यहां पर देखो अपना एक जेड बन रहा है, तो ये एंगल कितना हुआ थीटा बाई 2, तो सिमेट्री की वजह से ये एंगल भी कितना हुआ अपना थीटा बाई 2। तो ये बनेगा अपना टी कॉस थीटा बाई 2, ये भी क्या बनेगा टी कॉस थीटा बाई 2, ये बनेगा टी साइन थीटा बाई 2, ये बन गया टी साइन थीटा बाई 2। अब आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि यहां पर ये जो टी कॉस थीटा बाई 2, टी कॉस थीटा बाई 2, ये कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सही है कि नहीं। तो बचा कौन से, तो बचा कौन यहां पर, तो सर यहां पर एक नीचे वाला कंपोनेंट बचे हैं दो, ये है टी कॉस, सॉरी, तो ये है टी साइन, या ये है टी साइन थीटा बाई 2, यहां पर भी आया है टी साइन थीटा बाई 2। तो ये जो कंपोनेंट टी साइन, ये इस रिंग को नीचे की तरफ धकेल रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है, तो भूलना नहीं है बेटा, चार्ज को भूलना नहीं, मकसद को भूलना नहीं। तो चार्ज क्या है भाई हमारा यहाँ पे, चार्ज क्या हमारा यहाँ पे प्लस क्यू, चार्ज क्या हमारा यहाँ पे प्लस क्यू। इस बॉडी पे चार्ज क्या था पॉजिटिव, क्या होगा इनके बीच में रिपल्शन, तो वो रिपल्सिव वाला फोर्स यहाँ लगेगा, सही कि नहीं, सही कि नहीं। द फोर्स विल एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू टर्मिनल्स, सीधा सीधा फोर्स, सॉरी सर, सीधा सीधा फोर्स लगेगा, सीधा सीधा फोर्स लगेगा, रेडियस हो रहा है, सीधा सीधा फोर्स लगेगा, ऐसे सीधा एफ का फोर्स लगेगा, सही। तो ये फोर्स इन दोनों को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है, मतलब बैलेंस कर रहा है। तो जो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो 2t साइन ऑफ थीटा बाई 2 को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। अब आप बोलोगे सर ये 2t साइन थीटा बाई 2 क्यों लिया, अरे भाई ये t साइन थीटा बाई 2, ये t साइन थीटा बाई 2 क्या हो गया, ऐड होंगे ना सेम डायरेक्शन में, 2t साइन थीटा बाई 2, सही कि नहीं। अच्छा फोर्स क्या रहेगा दोनों के बीच में, तो जैसे मैंने बोला इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना भाई साहब अपना dq, लगाऊंगा मैं कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ क्या बोलेगा k q1 इंटू q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने पकड़ा q1 dq को, दूसरा चार्ज क्या है भाई मेरा यहां पर q, अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2t थीटा बाई 2, बचा लो थीटा बाई 2। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहां पर क्या खेल खेला है, मैंने यहाँ पे क्या खेल खेला है, मैंने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा खेल खेला है, मैंने बोल दिया कि भाई सिंस थीटा इज वेरी छोटा, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज थीटा सोल्यूशन। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा को हमने थीटा ले लिया, ठीक है। 2 कैंसल, क्या बना इक्वेशन, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी क्यू इज इक्वल टू टी इंटू क्या आ गया थीटा। अब बस स्टूडेंट एक स्टेप और है, अपना सम सॉल्व हो गया, एक स्टेप और है। अब मुझे बस डी क्यू का वैल्यू निकालना, डी क्यू का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, एक सिंपल लॉजिक, एक सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं लगाऊंगा, और यहीं पे क्रूशियल पार्ट आता है, ये बहुत लोगों को चमकता नहीं है स्टूडेंट, ये बहुत कम स्टूडेंट्स लोग को चमकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑन द स्पॉट। देखिए जब मैं आपको बताऊंगा ना सोल्यूशन क्या, तो आपको लगेगा अरे तो सिंपल है, लेकिन एग्जाम के समय उस स्ट्रेस के समय ये चीज क्लिक होना
बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम लोग को क्लिक होता है। ठीक है, तो चलिए आइए चमकाते क्या हुआ। तो यहां पर टोटल चार्ज जो है कितना है, क्यू। अच्छा, ये जो एंगल बन रहा है पूरा सर्कल का सेंटर पे, कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री। तो भाई चार्ज क्यू जो है, चार्ज क्यू जो है कितने एंगल पे बनेगा, पूरे 2 पाई पे, 360 डिग्री पे। मतलब पूरा रिंग का एंगल कितना है, 360 डिग्री, 2 पाई, कितना चार्ज है, क्यू। अब अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, उस पे चार्ज कितना है, डी क्यू, और उसने सेंटर पे कितने का एंगल बनाया है, थीटा। याद है बचपन में हमने खेल किया था, बचपन में लोग मैथ्स पढ़ते थे कि अगर एक एप्पल 5 रुपए का है तो 5 एप्पल कितने का है, वही वाला खेल खेला भाई हमने यहाँ पे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी क्यू का वैल्यू मुझे आ जाएगा। तो डी क्यू क्या होगा, क्यू इंटू थीटा, सॉरी, अपॉन 2 पाई, ये रहा डी क्यू का वैल्यू। अब इसको हम करेंगे यहाँ पर सब्सटीट्यूट इधर, तो क्या मिलेगा अपने को स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा अपने को, देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर वैसे का वैसे। ठीक है, डी क्यू को पुट करेंगे, क्यू इंटू थीटा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू कितना भाई, यहाँ पे टी इंटू थीटा है, तो ये थीटा और थीटा अपना कैंसल, देखो टी का इक्वेशन आ गया, तो टी बना के क्यू क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये रहा भाई सब अपना टेंशन। क्या बोलते हो दीपक सर सम के बारे में? अरे ये एडवांस लेवल का सम है सर। बस सर मैकेनिक्स में कुछ नहीं हो रहा है सर। ठीक है, मैकेनिक्स में कुछ नहीं हो रहा है। मैकेनिक्स में इस बार उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है सर। चलो हम लोग आगे चलते हैं। आइए सर। तो ये क्वेश्चन अपने रे ऑप्टिक्स का है, जिसमें प्रिज्म के बारे में बात की उन लोगों ने। क्वेश्चन में ये बोला है, अपने पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म का ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स एंगल। ये हमें देके रखा है ए, और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज कॉट ऑफ ए बाई 2। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में एक रिलेशन होता है, वो हमको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होल अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए अपॉन 2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को क्वेश्चन में कितना देके रखा है, हम लोग को ये वैल्यू देके रखी उन्होंने कॉट ए बाई 2। कॉट ए बाई 2 को मैं लिख सकता हूं कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब अगर आप केयरफुली नोटिस करो तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया और अपन को मिला है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। सो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल्स टू, कॉस को अगर मैं साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दूं देन आई कैन रिलेट दोज एंगल्स। तो हम लोग ये जानते हैं कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं, कॉस ए बाई 2 को लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। अब दोनों साइड अगर मैं इनवर्स फंक्शन ले लूंगा तो मेरे को फाइनली मिलेगा ए प्लस डेल्टा एम होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू पाई माइनस ए अपॉन 2। अब यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए को लेफ्ट राइट में भेज दूंगा मैं, तो लेफ्ट में बचेगा मेरा डेल्टा एम और राइट में क्या बचेगा मेरा पाई माइनस 2। सो ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फिजिक्स 1 में ज्यादा कुछ है नहीं, फिजिक्स 2 में देखना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए सर। सर यही हो रहा है सर, आज बार इस सेक्शन में मैकेनिक्स है ना सर, कुछ ज्यादा ही हलवा दे दिया सर ये लोग। हाँ अच्छा लग ही नहीं रहा है सर कि भाई लेवल का है। आइए देखते हुए नेक्स्ट वाला, देखो क्या करते हैं सर वो लोग। ओके, ये मैकेनिक्स, पीछे पीछे हो गया। तो बच्चा लोग अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेमी कंडक्टर के ऊपर है।
पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस अपने को निकालना है। अब बहुत सिंपल है यार, फॉरवर्ड बायस कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, ये अपना डायोड होता है, सही, ये डायोड का पी साइड, ये डायोड का एन साइड, सही। अब फॉरवर्ड बायस के लिए जो पी साइड है उसको कहां होना चाहिए, हाई पोटेंशियल पे, और एन साइड कहां होना चाहिए, लो पोटेंशियल। बेसिकली आप लोग ने स्कूल में या कॉलेज में क्या सीखा रहेगा कि भाई ये अपना जो डायोड होता है, जब इसके पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करे बैटरी के और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करे, तब ये क्या बनता है भाई, अपना फॉरवर्ड बायस बन जाता है। तो पी टू पी, जिसको मैं कहता हूं भाई पी टू पी, एन टू एन, जब ये वाला कनेक्शन आएगा तो मतलब अपना क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस आ गया भाई, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर, पॉजिटिव ने पढ़ा ना, पॉजिटिव क्या होता है भाई, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव क्या होता है अपना, लो पोटेंशियल। अब इन चारों डायग्राम में देखो कौन सा हाई है कौन सा लो है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखो ये 0 वोल्ट पर है, ये -3 वोल्ट पर है, तो 0 वोल्ट और ये -3, तो ये देखो पी साइड है अपना, ये जो है ये अपना पी साइड है, ये एन साइड है, सॉरी 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 सॉरी, तो ये अपना एन साइड है, ये अपना पी साइड है, पी को 0 पे, ये -3 पे, तो बड़ा कौन है, 0 बड़ा, 0 बड़ा है, -3 छोटा है, तो पी कहां चला गया, हाई पोटेंशियल, -3 कहां गया, लो पोटेंशियल, मतलब सीधा सीधा पहला ऑप्शन ही अपना करेक्ट आ गया भाई। ये देखो सर पहला क्वेश्चन है सर पेपर 2 में से। मजा नहीं नहीं सर मजा आना चाहिए, मैकेनिक्स पेपर तो इसी है सर, मैकेनिक्स की याद आ गई रहेगी सर आपको। अच्छा चले बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखो सर सिंपल सा क्वेश्चन अगेन आ गया पेपर 2 का। तो पेपर 2 में भी ऐसा नहीं है कि हर जगह डिफिकल्ट है, कुछ इजी क्वेश्चन भी पेपर 2 में आए हैं, तो भाई कुछ भेदभाव नहीं हुआ है, माना बोलेंगे सर दीपक सर के साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो फॉर EM waves E is equal to 200 sin of 1.5 into 10 to the 7x minus 4.5 10 raised to power 15 t न्यूटन पर कूलम, फाइंड इट्स इंटेंसिटी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा लोग, ठीक है ना भाई। अगर ये नहीं आया, अगर ये नहीं आया तो देख लो भाई, अब यही नहीं आया तो क्या ही कर लोगे फिर, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं भाई, ठीक है ना, कुछ और मत समझना। जरा इसको कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को, सो लेट्स कंपेयर दिस। तो E इज इक्वल टू E नॉट sin of kx minus omega t. So if we compare both the equation, we get E naught as 200 Newton per coulomb. Sorted. K को कंपेयर किया, सो K is 1.5 into 10 raised to power 7, और जो अपना ओमेगा है दैट इज 4.5 into 10 raised to power 15, ओमेगा आ गया, सही है। अब इंटेंसिटी निकालना है, तो इंटेंसिटी का स्टूडेंट सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो। इंटेंसिटी क्या है, I इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू क्या रहेगा, C। ओके, ये अपना इक्वेशन है, कट करना है यहाँ पे, भूल गया मैं तब, क्या भूला मैं, इंटेंसिटी नहीं सर मैं इंटेंसिटी निकाला था, कहाँ गया, नीचे लगता है, ये रहा इंटेंसिटी, नीचे गिरा हुआ है। इंटेंसिटी हाँ इसको ऐसे बराबर तो आप दोनों को ये इंटरेक्शन करना है यार। हाँ सर क्या हम फिलिंग चाहिए स्टार्ट करेंगे आखिरी में आखिरी में बोला ना तूने, इन बिटवीन में नो सर, 2-3 क्वेश्चन ही बचा है ना। हाँ आखिरी में बोलेंगे। नहीं, एकदम एंड में नहीं जाने, आपके बाद भी लोग क्वेश्चन देखे, अच्छा एंड में करेंगे तो सिर्फ खत्म करके निकल लेंगे। बीच में क्या सर, हम ये भी करने वाले, इस क्वेश्चन के बाद ही बोलना, ठीक है सर डायरेक्टर दोस्त तो सर क्या, 27 नहीं वो क्रॉप करते हुए अपन को पूरा देखना पड़ेगा सर, है ना? ठीक है चलो जरा सारे वीडियो में सो I इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर अपॉन C। स्टूडेंट्स ये अपना इक्वेशन है, फॉर्मूला है, ठीक है, E नहीं था E नॉट था। अब क्या करना है, अपने खाली सब्स्टिट्यूशन करना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अपने को पता ही है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12, E नॉट स्क्वायर यानी कि कितना है 200 का स्क्वायर इंटू C का फॉर्मूला देखो, C यहाँ पे रहेगा अपना ओमेगा बाई के, C रहेगा भाई अपना ओमेगा बाई के, ये रहेगा भाई। अब अपने को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा ओमेगा बाई के हो गया, ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करें, तो दिस इज 8.85 10 रेज टू पावर -12
200 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 और ये 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। ओमेगा का वैल्यू कितना है अपना 4.5 इंटू 10⁻15 अपॉन के कितना है 1.5 10⁻7। ठीक है, सिंपल सिंपल सा अपना कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1.5 45 15 3 आर 45 सिंपल। ठीक है, ये 2 और ये 2 हो गया तो कितना आया 8.85 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। पावर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं बच्चा लोग। 15 प्लस 4 कितना होगा 19। 19 और माइनस 12 करोगे कितना आएगा भाई अपना 7। नीचे भी क्या है बेटा 10⁻7 कैंसिल हो गया सीधा। बस 8.85 इंटू क्या करना है 6। अब मोटे मोटे तौर पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 8 कितना होगा 48। तो अपना आंसर 48 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। 40 से थोड़ा ऊपर क्या है भाई अपना आंसर 53 चाहिए। तो आप करके देख सकते हैं 6 5 कितना आएगा अपना 30 आएगा। 6 8 जा 48 48 प्लस 3 कितना आएगा 51 कैरी 5 6 से 48 48 प्लस 5 कितना आ जाएगा 53 53.10 मतलब अपना आंसर आएगा 53 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो चलो देखो सीधा एकदम अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। दीपक सर थोड़े से परेशान हैं। तो सर क्या मैं ये पूछा था क्या ऐसे फिजिक्स के सीरीज हम लोग और भी लाने वाले हैं आगे? यार बच्चे अगर चाहेंगे डिमांड करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे भाई, तो बच्चों पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे जेई की सीरीज को कंटिन्यू करते रहे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जरूर बताइए कि हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ओके चलिए सर, तो आगे अब बाकी मैकेनिक्स के क्वेश्चन ही बचे हैं तो उन पे चलते हैं हम लोग। हाँ एक एक करके निपटा देंगे। ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक पार्टिकल है, शुरुआत में ऑरिजिन पे था एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी इट वाज गिवन एज u इक्वल्स टू 5 i कैप और वो कांस्टेंट एक्सलेशन से मूव कर रहा था। उसका एक्सलेशन भी हम लोग को दे के रखा है, इट इज 3i कैप प्लस 2j कैप। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट 84 यूनिट्स हो जाता है। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, स्पीड हम लोग को फाइंड आउट करनी है। सो हम लोग इस यहाँ पे पहले सबसे पहले टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कैन बी रिटन एज इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम t प्लस हाफ इनटू एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। तो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल आपका कितना चला है 84 यूनिट। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज 84। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की आपकी 5 थी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन आपका 3 था इंटू टी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप रूट निकालोगे तो टाइम आपको मिलेगा 6 सेकेंड्स और इसी टाइम में हम लोग को फाइंड आउट करना है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर मुझे ढूंढनी है तो मैं यूज करूंगा v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी u आपको देके रखा है 5 i कैप प्लस एक्सलेशन दिया है आपको 3 i कैप प्लस 2 j कैप मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हम लोग को कितना मिला है यहाँ पे 6। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 6 3 जा 18 और 5 23 i कैप प्लस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 j कैप। यह आया आपका वेलोसिटी वेक्टर। अब हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, स्पीड पूछी है, तो v आपका हो जाएगा रूट ओवर 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो रूट 673 आपका इसका आंसर आता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि एक पार्टिकल है, सिगरेट नहीं ला रहेगा, एक्सेशन कर रहा है और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है 10 सेंटीमीटर देखिए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड देके रखिए। सो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर पार्टिकल कभी एक्सेशन कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ए और यही वैल्यू हम लोग को कितना देके रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों ने डिकोड किया। मैं कब से मांग रहा हूँ। यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और ए उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता है। हम लोग को क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जब पार्टिकल एक्सेशन कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। तो ये भी हम लोग को दे के रखा है।
और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब उस पार्टिकल की स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी तो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। तो हम लोग यूज कर लेते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, एक्स फाइंड आउट करना है। ओमेगा हमको पता है ऑलरेडी, वी भी पता है। अगर मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, ए अपन को पता है और ओमेगा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एक्स निकालने के लिए। तो ओमेगा कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग को ओमेगा मिल जाएगा। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए ओवर हियर। तो ओमेगा मेरे को मिलेगा 10 डिवाइडेड बाई ए, 10 डिवाइडेड बाई ए आपका कितना है 4, तो ये आपका आएगा 5/2। तो यहाँ पे अब मैं सारी वैल्यूज एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। वी हम लोग को क्वेश्चन में देके रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए वेलोसिटी, इक्वल्स टू ओमेगा अपना कितना आया 5/2 रूट ओवर ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर राइट लेफ्ट में लेके जाएंगे और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो लेफ्ट में बचेगा आपका 4 और राइट में आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 12, मतलब एक्स आपका कितना आ जाएगा रूट ओवर 12। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन अपना आखिरी यहाँ पे बचा हुआ है। क्वेश्चन में यह है कि एक ट्रेन है वो मूव कर रही है इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 400 मीटर और उस ट्रेन की वेलोसिटी हम लोग को देके रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। और हमसे सवाल ये किया गया है कि जो दो रेलिंग है उन दोनों रेलिंग के बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेलिंग्स। मतलब ये एंगल ऑफ बैंकिंग जैसा क्वेश्चन हो गया। मान लो आपके पास ऐसा करके एक रेलिंग है यहाँ पे इस तरीके से, ये पहला रेलिंग है और ये दूसरा रेलिंग है। इनके बीच का ये डिस्टेंस हम लोगों को कितना देके रखा है उन्होंने 1.5 मीटर और इनके बीच का ये हाइट, इसको मैं h बोल रहा हूँ, यही h मुझे ढूंढना है। सो इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा, tan थीटा अगर समहाउ मुझे मिल जाए तो मेरे को हाइट मिल जाएगी। और tan थीटा निकालने के लिए हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग से वो फॉर्मूला आता है, tan थीटा आपका होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। tan थीटा विल बी v स्क्वायर, v मतलब आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही थी 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे इट विल बी 144 अपॉन r, जितने सर्कल की रेडियस में टर्न लेने वाला है तो सर्कल का रेडियस है। तो r की जगह हम लोग 400 रख देंगे और g की जगह 10 रख देंगे। तो tan थीटा आपका आ गया 144 डिवाइडेड बाई 4000। और अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो इसी tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, h बाई 1.5 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर मैं 1.5 को लेफ्ट में लेके जाऊं तो h मेरे को मिलेगा 144 अपॉन 4000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। और जब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर आता है 0.053 मीटर। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।